अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 303 की लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी मिड टर्म रिलेटेड। ये आपकी लास्ट वीडियो होगी। हम लेसन 18 से ऑनवर्ड 22 तक कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियोस समझ आई होंगी। तो चलिए जी, अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 18 के अंदर सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है इनफिनिट सेंस ऑफ टच। अब जब न्यू बॉर्न होता है उसके अंदर जो टच की फीलिंग होती है, टच का जो रिस्पॉन्स होता है, या आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्स टू टच क्या हो सकता है। ऑन माउथ हो सकता है, पाम हो सकता है, सोल्स हो सकते हैं, जेनिटल हो सकता है। यानी कि न्यू बॉर्न मतलब अगर हम चाहें कि उसे महसूस कर वो कैसे कैसे महसूस करता है, तो हम कहेंगे कि ऑन माउथ, पाम, सोल्स, जेनिटल्स। आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते वो एक्सप्लेटरी माउथिंग की तरफ जाता है। एंडोफिन्स रिलीज करता है जो कि उसे खुशी देता है। तो ये हमारे पास ये इम्पोर्टेंट था। तो वो मॉलिक्यूल जो वो रिलीज करता है उसे कहते हैं एंडोफिन। टेस्ट एंड स्मेल। इनफिनिट जो होता है वो प्रेफर करता है स्वीट टेस्ट को एट बर्थ, और वो आहिस्ता आहिस्ता न्यू टेस्ट को लर्न करना शुरू करता है। सेंस ऑफ हेयरिंग हम बात करते हैं तो इनफिनिट जो होता है वो वाइड वेराइटी ऑफ साउंड एट बर्थ हेयर कर सकता है, यानी वो सुन सकता है। इनफिनिट जो होता है वो प्रेफर करता है कम्प्लेक्स साउंड, प्योर टोन्स। डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं हेयरिंग के अंदर, तो 4 to 7 मंथ के अंदर सेंस ऑफ म्यूजिक फ्रेजिंग उससे आ जाती है, यानी उसे पता चल जाता है कि आम बात हो रही है, म्यूजिक चल रही है। 6 to 8 मंथ के अंदर वो स्क्रीन आउट, यानी कि नॉन नेटिव लैंग्वेज को समझने, मतलब उसे पता चल रहा होता है कि भाई ये नॉन नेटिव लैंग्वेज, या यूँ कह लें कि वो रिकग्नाइज करेगा फेमिलियर वर्ड्स को, नेचुरल फ्रेजिंग को। मतलब वो उसके सामने आप बार बार अब्बू अब्बू बोलोगे तो वो उसे पता चल जाएगा कि ओके फाइन, ये आदमी जो मेरे सामने आता है इसे मैं अब्बू कहूँगा। सो वो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि वो समझने लगता है। 8 to 9 मंथ के बच्चा जो होता है वो डिटेक्ट करता है syllables that often occur together in the same word। सेंस ऑफ विजन के बारे में बात करें तो हमें पता चला कि जिसकी जो सेंस ऑफ विजन है वो लीस्ट डेवलप होती है एट बर्थ। वो लंबा, मतलब दूर तक नहीं देख सकता, अनएबल टू सी लॉन्ग डिस्टेंस। इसके बाद है जी इम्प्रूवमेंट इन विजन की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रेन जो है वो इनफिनिट का जब डेवलप आहिस्ता आहिस्ता होता है, जब वो लेवल ऑफ विजन अडल्ट लेवल ऑफ विजन तक पहुंचता है, यानी कि 2 मंथ के अंदर बच्चा जो होता है वो फोकस करना सीख जाता है, कलर विजन उसके अंदर डेवलप हो जाता है। 6 to 7 मंथ के अंदर वो परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन पे चला जाता है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो था वो था फेस परसेप्शन। अब अगर बच्चे के, ये मैं पहले भी आपको एक लेक्चर दे चुकी हूँ, सेम वही लेक्चर रिपीट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इसमें डिटेल ज़्यादा डाल दी गई। न्यू बॉर्न जो होता है वो प्रेफर करता है सिंपल फेस लाइक ऑब्जेक्ट को, यानी कि वो उसके सामने जिस तरह एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सिंपल हमारे पास बी पे आ गया। ऐसे गोल फेस को वो, या ऐसे गोल चीज़ों को वो रिकग्नाइज करेगा, वो प्रेफर करेगा। अब जो एबिलिटी जो होती है वो 6 मंथ तक ये रहती है। इसके बाद बच्चे को रेगुलर फेस से स्क्रैम्बल फेस तक डिफरेंस करना आ जाता है, बट जो इनफिनिट होता है वो हमेशा प्रेफर करता है रेगुलर फेस टू स्क्रैम्बल फेस। अब इनफिनिट जो होता है उसकी साइज परसेप्शन की अगर बात करें ना, तो 1 week ऑफ एज हैव द एबिलिटी टू परसीव डिफरेंस इन साइज। उससे 1 हफ्ते के बच्चे को पता होता है कि थोड़ा साइज मुख्तलिफ है। इनफिनिट जो होता है वो 2 मंथ का हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट यूनिटी को समझने लगता है। इसके बाद जो डिफरेंशियल थ्योरी है, डिफरेंशियल थ्योरी के अंदर इनफिनिट जो होते हैं वो इनवैलिड फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट को समझने लगते हैं। वो नोट करते हैं स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर लाइक विजुअल पैटर्न, उन्हें नज़र आना समझ आ गया, उन्हें चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद है जी अफोर्डेंस। गिब्सन ने 1966 में प्रपोज किया था, ये एक थ्योरी उसने दी थी जिसके अंदर उसने बताया था कि जो इंडिविजुअल होता है वो डिस्कवर करता है इनवेरिएंट फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब वो उन सारी चीज़ों को डिस्कवर कैसे करेगा? बाय एक्टिंग ऑन इट, यानी कि वो अफोर्ड करता है सच फीचर्स को।
फीचर ओरिएंट जो चीज़ होती है या ओरिएंटेशन के नज़दीक जो चीज़ें होती हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 18। जल्दी से हम लेक्चर नंबर 19 को भी देख लेते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है जो पेपर रिलेटेड है आपके नर्वस सिस्टम। अब इसमें हमें बताया जाता है कि अडल्ट नर्वस सिस्टम जो होता है वो अबाउट ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मिलके बन रहा होता है। अब जो नर्वस सिस्टम है इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम हाई ब्रेन फंक्शन हो रहे होते हैं, और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम करते हैं लोअर ब्रेन फंक्शन लाइक रिफ्लेक्स एक्शंस। याद रखिएगा दो तरह के होते हैं नर्वस सिस्टम्स। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हाई ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है, और पेरिफेरल जो होता है वो लोअर ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। अब इसके बाद ही न्यूरोनल कम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजिंग। अब वो कम्युनिकेट करते हैं सेंसरी ऑर्गन मसल्स के साथ और दूसरे बॉडी के ऑर्गन के साथ, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो होता है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। इसके बाद है जी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो होता है वो 3 लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो को हम कह सकते हैं कि डेवलप होता है। एक्टोडर्म रिजल्ट इन फॉर्मिंग नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा एक्टोडर्म एक ऐसा है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम बनता है लास्ट में। ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर हम बात करें तो ब्रेन जो है वो स्टार्ट होता है एज अ ट्यूब यानी न्यूरल। अब बैलून की शेप में होता है जो कि सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं या कंपार्टमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है या डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम पाया जा रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिया गया है, अगर मैं इसे इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। न्यूरल ट्यूब है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये 25 डेज पर है। 35 डेज में थोड़ा ये बैलून टाइप आया, फिर इसके बाद 40 डे में डिफरेंट बैलून्स नज़र आना शुरू हो गए, यानी कि वो इनलार्ज होना शुरू हो गया, इसमें नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गया। पहले फोर ब्रेन बना, फिर मिड ब्रेन बना, फिर हिंड ब्रेन बना, फिर देन फाइनल स्पाइनल कॉर्ड आ गई। अब 50 डेज में वो एक कंप्लीट बन गया। इसके बाद 100 डेज में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला बन चुके हैं। इसके बाद जी इसमें हम इसे थोड़ा सा मैं कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, जो लोग मुझे कह रहे होते हैं वीडियो ब्लर आ रही है, तो आप इस तरह क्या करें, आप लोग वीडियो जब चला रहे होते हैं सेटिंग में आप उसकी क्वालिटी को चेंज कर दिया करें। अगर 960 डिग्री करेंगे ना तो वो उससे परफेक्ट पिक आ जाती है, अदरवाइज आप उसे चेंज करेंगे तो आपके पास नॉर्मल रेजोल्यूशन आ जाएगा इसका। अब मुझे ये नहीं पता क्यों हो रहा होता है, बट इसका सोल्यूशन यही है। नर्वस सिस्टम आपके पास आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, पेरिफेरल। अब सेंट्रल में क्या पाया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आगे चल के हमें बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। हर हेमिस्फेयर जो होता है ना कॉर्टेक्स का, वो डिवाइड होता है 4 लोब्स पर, यानी 4 लोब्स होते हैं उसके पास। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिटल लोब और ऑसिपिटल लोब। अब ये हमारे पास 4 होते हैं लोब्स, याद रखिएगा इनके नाम। फर्स्ट लोब जो होता है वो फ्रंटल लोब होता है, सेकंड जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है, थर्ड वन आपके पास आता है ऑसिपिटल लोब, एंड फोर्थ वन आपके पास आता है पेरिटल लोब। अब लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर क्या काम करते हैं। लेफ्ट जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन और कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, और राइट जो होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है और कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा, और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। लेफ्ट की वजह से हमारे पास वर्बल एबिलिटीज आती हैं, और राइट की वजह से हमारे पास स्पिरिचुअल एबिलिटीज आती हैं। लेफ्ट की वजह से आपके पास पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, और राइट की वजह से आपके पास नेगेटिव इमोशंस हो रहे होते हैं।
बस आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। इसके बाद है जी आपके पास हैंडेडनेस। अब राइट हैंडेड जो होता है वो 90% होता है, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर, और लेफ्ट हैंडेड जो होता है वो 10% होता है, और ये दोनों हेमिस्फेयर्स में पाया जाता है। इसके बाद जी आपके पास आता है एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंट ग्रोथ, यानी कि इसमें हम ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है हमारा ब्रेन टू ग्रो नॉर्मली, तो इसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। अब ये जो चीज़ें दोनों हैं ना, ये हमारे पास ग्रोइंग रैपिडली सेंसिटिव पीरियड के अंदर आ रही होती हैं, और ब्रेन हमारा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। फिर सेकंड एक्सपीरियंस जो है वो डिपेंडेंट ग्रोथ का है। फर्स्ट है एक्सपेक्टेंट ग्रोथ, यानी वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा था वो उसे एक्सपेक्ट कर रहा था। डिपेंडेंट जो होता है उसमें एडिशनल ग्रोथ हो रही होती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं। तो ये 19 लेक्चर था, अब जल्दी से 20 को भी देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एलोमेट्रिक डेवलपमेंट, एक इन्फिनिट जो 15 मंथ का होता है ना, वो उसका बिगर हेड साइज होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी देन अडल्ट। याद रखिएगा, 15 मंथ के जो बच्चा होता है उसका दिमाग बड़ा होता है, सर का साइज बड़ा होता है बेसिकली। ये आपके MCQs वाइज था। ग्रोथ कर्व जिसमें जेंडर डिफरेंस आ रहा होता है, तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि बिटवीन एज ऑफ 6 to 8 years बॉयज ग्रो फास्टर देन गर्ल्स। कहा गया कि 6 से 8 साल की उम्र में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, और रिवर्स हो जाता है बिटवीन 10 to 14 years, यानी 10 से 14 साल की उम्र में ये रिवर्स हो जाता है, लड़कियां तेज़ी से बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। फाइनली बॉयज आफ्टर 14 अटेन हायर ग्रेटर देन हाइट देन गर्ल्स। अब 14 साल की उम्र के जो बच्चा होता है या लड़का होता है, उसकी हाइट जो होती है वो लड़कियों से ज़्यादा होती है। इसके बाद जी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। मैं जब तक इम्पोर्टेंट देखती हूँ, आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसे ही देखते जा रहे हैं। लाइक इस एवरेज इसकी जो है वो 90% है। काइंडली 90% प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर हम ब्रेन की बेस पे देखें तो हमें 2 ग्लैंड मिलते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स को। ये दोनों के दोनों जो रेगुलेट कर रहे होते हैं हार्मोन्स को, ये हार्मोन्स हमारी ग्रोथ में काम आते हैं, और इन्हें हम कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन बॉडी साइज देख लें। शॉर्टेस्ट चिल्ड्रन जो होते हैं वो साउथ अमेरिका में होते हैं, एशिया, पैसिफिक आइलैंड, पार्ट ऑफ अफ्रीका। टॉलेस्ट चिल्ड्रन जो होते हैं वो यूरोप के नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, कनाडा और यूएस के अंदर होते हैं। ये हमारे पास एक रेट था, आपको इसे याद रखना होगा क्योंकि ये आपके MCQs में काफ़ी सारा आता है। इसके बाद जी हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, यानी लेक्चर नंबर 21। जो चीज़ें मैं स्किप करी वो आपके पेपर रिलेटेड बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, सो हम उन्हें नहीं कर रहे। याद रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स को हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए असेस वेट इश्यूज को। BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। हम वेट को मेजर करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स को यूज़ करते हैं। अब कॉजेज देख लेते हैं। वेट ज़्यादा होने की वजह क्या है? जेनेटिक हो सकती है, ओवरवेट पेरेंट्स की वजह से बच्चे भी हो सकते हैं, जेंडर हो सकता है जिसमें औरतें ज़्यादा होती हैं, एक्टिविटी यानी कि आपको रिड्यूस करना होगा टेलीविजन्स को, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी आपके पास पॉवर्टी है, ये वो है। आप अगर कह लो कि आपका वेट या तो ज़्यादा है या कमज़ोर है आप, तो ये दोनों तरह के कॉजेज़ हमें बताए जा रहे हैं। अल्कोहल की वजह से भी आप कमज़ोर हो सकते हो, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकते हो, ड्रग्स की वजह से भी कमज़ोर भी हो सकते हो और मोटे भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। चीज़ बर्गर था जी, ये आपका MCQs था, इसका तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ये सिंपल आपका एक दफ़ा MCQs आया था। साइज ऑफ चीज़ बर्गर जो है वो इंक्रीज होता है, उसकी कैलोरीज किधर से किधर तक पहुंच गई? 333 यानी 333 से 590 कैलोरीज, 333 से 590 कैलोरीज तक पहुंच चुकी हैं। ये 20 साल के पीरियड के बारे में बात की जा रही है।
ओवरवेट ओबीज और चाइना, और इसमें हम सिंपल ओबीज की बात करेंगे ना, यानी कि बहुत मोटे लोगों की बात करेंगे, तो यूएस के अंदर 1980s के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मोटे लोगों में। यानी कि इन्होंने कहा था कि 2020 तक पहुंचते पहुंचते 45% आबादी जो है वो मोटी हो जाएगी, यानी ओबीज हो जाएगी। हेल्थ रिस्क, अब जो मोटे लोग होते हैं उन्हें हेल्थ रिस्क क्या होता है? ब्लड प्रेशर का होगा, कोलेस्ट्रॉल का होगा, आपको चार एक याद होने चाहिए। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, अर्ली डेथ हो सकती है। बस चार आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी हैं। अंडरवेट जो लोग होते हैं ना, इसकी डेफिनेशन जो थी ना, वो बताई गई कि जो इंडिविजुअल होता है जो कि बिलो होता है 18.5 BMI, तो वो उसे हम अंडरवेट कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक बीमारी के बारे में बताया गया जिसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें एक इंसान जो होता है उससे अफ्रेड होता है कि वो गेन करेगा वेट। अब एनोरेक्सिया जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है अर्ली इन लाइफ अराउंड 9 to 14 ईयर्स, और ये कंटिन्यू होता है जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है। ये लड़कियों में 10 टाइम ज़्यादा होता है बनिस्बत बॉयज़ के। तो ये था जी लेक्चर नंबर 21। अब हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 22 यानी कि लास्ट लेक्चर की तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिड टर्म में आपके 18 लेक्चर्स आ जाते हैं और कभी 22 आ जाते हैं, तो हमने मैक्सिमम कर दिया यानी 22 कर दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। काइंडली काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। लाइक भी किया करें वीडियोस, आप लोग सिंपल देखते हो। देखो आप लोग, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, रिटर्न थोड़ा सा रिवॉर्ड मैं मतलब डिज़र्व करती हूँ ना, तो सब काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज एक बॉडीली एक्टिविटी है जो इन्हांस करती है फिजिकल फिटनेस को, हेल्थ को और वेल बीइंग को। एक्सरसाइज जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है जिसमें आप स्ट्रेचिंग करते हो। फिर आपके पास एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आप वॉकिंग, रनिंग, हाइकिंग, स्विमिंग करते हो, टेनिस खेलते हो। एनारोबिक और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो थर्ड फॉर्म होता है, इसमें आप वेट ट्रेनिंग करते हो, फंक्शनल ट्रेनिंग करते हो, स्प्रिंटिंग कर रहे होते हो। ये तीन किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइज और डिजीज, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप प्रिवेंट कर सकते हो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी को। इसके बाद ये काइंड ऑफ प्ले हम देख लेते हैं। आपको तीन मैक्सिमम काइंड ऑफ प्ले आने चाहिए, यानी कि खेल के कौन कौन से तरीके होते हैं। देखिए बहुत आसान सा हो जाता है। छोटे बच्चे करते हैं जी रोल प्ले, आप कह लो उसे प्रिटेंड एंड रोल प्ले, यानी गुड़ियाओं से खेलना, स्टफ टॉयज, कार से खेलना। कंस्ट्रक्शन प्ले, उसमें आप ब्लॉक्स और मॉडल किट्स कर रहे होते हो। एक्सप्लोरेटरी प्ले यानी रैचेस और स्क्यूज टॉयज दबा रहे होते हो, कर रहे होते हो, वो सारी गेम्स होती हैं। गेम्स और एक्टिविटी प्ले, जिक्सा वीडियो गेम्स हो गए। स्पोर्ट एंड रिक्रिएशनल प्ले, इसमें ट्राई साइकिल और बाई साइकिल आ रहा होता है। ये देखें यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है। एक्सप्लोरेटरी प्ले यानी छोटे बच्चे इसे खेलते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन प्ले, थोड़े बड़े बच्चे खेल रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। फिर प्रिटेंड एंड रोल प्ले हो जाता है। ये देखें इसमें आप खुद को प्रिटेंड करते हो कि दैट यू आर अ डॉक्टर, और आप इससे अपने डॉल्स के साथ उन्हें चेक कर रहे होते हो, आप खेल रहे होते हो। गेम एंड एक्टिविटी प्ले, डिफरेंट गेम्स और एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि आप खेलो उनसे के साथ। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल प्ले, मीडिया प्ले, एजुकेशन और एकेडमिक प्ले। सिक्योरिटी, अब आ जाते हैं हम सिक्योरिटी की तरफ। अर्ली इन लाइफ चिल्ड्रन, अगर हम बात करते हैं शुरुआत में बच्चों की ज़िंदगी की, तो वो अपनी सिक्योरिटी कहाँ से लेते हैं? अपने पेरेंट्स से। केयर गिवर और ऑब्जेक्ट जिनके साथ वो यूज टू होके या खुश होते हैं, जिनके साथ खेलते हुए। सॉफ्ट कटली ब्लैंकेट हो गया, पिल्लो हो गया। अब ये ऐसी चीज़ें बच्चे जिनके साथ सिक्योरिटी फील करते हैं, यानी कि आप कभी कभी देखते हो ना कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती अपने पिल्लो के बगैर, तो वो इस वजह से कि वो उस पिल्लो के साथ खुद को सिक्योर फील कर रहे थे।
ब्लैंकेट इस तरह हो गई, मतलब जिन चीज़ों के साथ बच्चा सिक्योर फील करता है वो उन्हीं के नज़दीक नज़दीक रहता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 22। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। तो ये थी आपकी मिड टर्म रिलेटेड लास्ट वीडियो। मेरी दुआ है कि आपका मिड टर्म के पेपर बेहतरीन हो, आप A+ लो। और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियोस देख के करते हो तो आपको एक्स्ट्रा वीडियोस की ज़रूरत नहीं रहती, यानी कि आपको एक्स्ट्रा फाइल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी MCQs फाइल, किसी शॉर्ट, किसी लॉन्ग की नहीं रहेगी। मैं तीनों फॉर्मेट पे बात कर रही होती हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।